लीजिए आप सोने, चांदी, जस्ते, तांबे या लोहे की समृद्ध। भाग 22। वैज्ञानिक चिंतक धन को कैसे देखता है। मान लीजिए आप सोने, चांदी, जस्ते, तांबे या लोहे की समृद्ध खदान खोज लेते हैं। क्या आप ये हैरान करेंगे कि ये चीजें बुरी हैं? जाहिर है नहीं। सारी बुराई इंसान के अंधविश्वास, अज्ञान, जीवन के झूठे विश्लेषण और अवचेतन मन के दुरुपयोग के कारण पैदा होती है। क्योंकि धन सिर्फ एक प्रतीक है, इसलिए हम लेन देन के साधन के रूप में उतनी ही आसानी से जस्ते या टेन या किसी अन्य धातु का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20वीं सदी में अमेरिकी सिक्के, डाइम और क्वार्टर चांदी से बनते थे। उनमें 10 या 25 सेंट मूल्य की चांदी होती थी। फिर सरकार उन्हें ज्यादा सस्ती धातु से बनाने लगी। इसके बाद भी क्वार्टर का मूल्य 25 सेंट ही रहा, हालांकि इसकी धातु का मूल्य इससे कम था। कोई भी भौतिक शास्त्री आपको बता देगा कि एक धातु और दूसरी धातु के बीच इकलौता अंतर इसके परमाणुओं में प्रारंभिक कणों के प्रकार और संख्या का है। किसी धातु के टुकड़ों पर कणों की धारा छोड़कर आप इसे दूसरी धातु में बदल सकते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने सस्ती धातुओं को सोने में बदलने का सपना देखा था, लेकिन उससे क्या? सोना जस्ते से ज्यादा गुणवान या बुरा नहीं है। ये तो भिन्न धातुएं हैं जिनके गुण भिन्न हैं। लंबे इतिहास के कारण ही सोने को खास कीमती समझा जाता है। यही वजह है कि लोग इसे जस्ते से ज्यादा प्रेम या नफरत करते हैं। कई साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया में एक युवक से मिला। उसने मुझे बताया कि उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था। वो विज्ञान की क्लासों में गया। उसका प्रदर्शन वहां बहुत अच्छा था, लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाना उसके बूते से बाहर था। उसके माता पिता मर चुके थे। अपना पेट पालने के लिए उसने स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों के ऑफिसों की सफाई की। मैंने उसे बताया कि जमीन में बोया गया बीज अपनी तरफ हर उस चीज को आकर्षित करता है जिसकी उसे सही तरह से उगने में जरूरत होती है। उस बीज से सबक लेना था और अपने अवचेतन मन में अपेक्षित विचार का बीज बोना था। हर रात सोने से पहले वो युवक एक मेडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर देखता था जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता था। उसे डिप्लोमा की स्पष्ट व विस्तृत तस्वीर देखने में जरा भी मुश्किल नहीं हुई। वो दिन में डॉक्टरों के ऑफिसों में दीवारों पर टंगे फ्रेम किए हुए डिप्लोमा की धूल साफ करके उन्हें चमकाता था। उनकी सफाई करते समय वो उन्हें गौर से देखा करता था। लगभग 4 महीने तक हर रात वो तस्वीर वाली तकनीक आजमाता रहा। फिर जिस डॉक्टर के ऑफिस की वो सफाई करता था, उसने उससे पूछा कि क्या वो उसका सहयोगी बनेगा। डॉक्टर ने उसे एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भेजने का खर्च उठाया, जहां उसने चिकित्सा संबंधी बहुत सी योग्यताएं सीखी। इसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना सहयोगी बना लिया। वो उस युवक की प्रतिभा और संकल्प से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे बाद में मेडिकल कॉलेज भेजने में भी मदद की। आज वो युवक मॉन्ट्रियल, कनाडा में एक शीर्षस्थ डॉक्टर है। उस युवक को सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने आकर्षण का नियम सीख लिया था। उसने जान लिया था कि अपने अवचेतन मन का सही तरीके से प्रयोग कैसे करना है। इसमें युगों पुराना वो नियम शामिल है जो कहता है, अंत को स्पष्ट रूप से देखने के बाद आप उस अंत की प्राप्ति के साधन की इच्छा करते हैं। इस मामले में अंत डॉक्टर बनना था। वो डॉक्टर बनने की कल्पना कर सकता था, उसकी तस्वीर देख सकता था और उसकी वास्तविकता महसूस कर सकता था। वो इस विचार के साथ जिया, उसने इसे बनाए रखा, पोषण दिया और प्रेम किया। आखिरकार तस्वीर देखने के कारण यह विचार उसके अवचेतन मन की परतों को भेद कर पहुंच गया। यह विश्वास बन गया। उस विश्वास ने उसकी ओर हर उस चीज को आकर्षित किया जो उसके सपने को सच्चाई में बदलने के लिए जरूरी थी। कुछ लोगों का वेतन क्यों नहीं बढ़ता? मान लीजिए कि आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। आपको लगता है कि आपको कम वेतन मिलता है। आप इस बात से चिढ़ते हैं कि बॉस आपको महत्व नहीं देते हैं। आप सोचते हैं कि आप ज्यादा वेतन और महत्व के अधिकारी हैं। अपने बॉस के प्रति मानसिक विरोध रखकर आप अवचेतन रूप से उस कंपनी से अपने बंधन तोड़ रहे हैं। आप एक प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। नतीजा ये होगा कि एक दिन बॉस आपसे कहेगा, हमें आपको निकालना पड़ेगा। सच तो यह है कि एक तरह से आपने ही खुद को निकलवाया है। बॉस तो सिर्फ एक साधन के रूप में काम कर रहा है जिससे अपनी ही नकारात्मक मानसिक अवस्था की पुष्टि हुई है। यह क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का उदाहरण मात्र है। क्रिया आपका विचार है और प्रतिक्रिया आपके अवचेतन मन की है। समय समय पर आपने शायद किसी को कहते सुना होगा, जो खूब पैसे कमाता है वो हमेशा बदमाश होता है। इस तरह से बोलने और सोचने वाला आमतौर पर वित्तीय बीमारी का शिकार होता है। शायद वो अपने पुराने दोस्तों के प्रति कटु और ईर्ष्यालु है जो ज्यादा सफल एवं दौलतमंद बन गए हैं। अगर ऐसा है तो वो अपनी मुश्किलें खुद पैदा कर रहा है। उन दोस्तों के बारे में नकारात्मक विचार रखकर और उनकी दौलत की निंदा करके वो धन और समृद्धि को स्वयं से दूर कर रहा है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास रुकना पसंद करेंगे जो आपकी निंदा करता हो? जाहिर है कि नहीं। और धन व समृद्धि भी ऐसा नहीं करेगी।
वो व्यक्ति उसी चीज को दूर भगा रहा है जिसके लिए वो प्रार्थना कर रहा है। मैं चाहता हूं कि अब दौलत मेरी ओर प्रवाहित हो, लेकिन अगली ही सांस में वो कह रहा है उस आदमी की दौलत से मैं शुद्ध हूं। यह विरोध गरीबी और दुख की राह का सूचक है। ये ध्यान रखें कि आप दूसरे व्यक्ति की दौलत पर हमेशा खुश रहें। अगर आप निवेश संबंधी मार्गदर्शन चाहते हैं या अपने शेयरों व बॉन्ड्स के बारे में चिंतित हैं, तो धीरे से दावा करें। असीमित बुद्धि मेरे सभी वित्तीय मामलों को नियंत्रित करती है और उनकी निगरानी करती है। मैं जो भी करूंगा समृद्ध होगा। अगर आप इसे बार बार पूरी आस्था और विश्वास से कहते हैं, तो आप पाएंगे कि आपका अवचेतन मन समझदारी भरे निवेशों की ओर उन्हें मार्गदर्शन देगा। यही नहीं, आपका नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि नुकसान होने से पहले ही आपको जोखिम भरे शेयरों को बेचने का संदेश मिल जाएगा। बिना दिए आपको कुछ नहीं मिल सकता। बड़े स्टोरों में पहरेदारों और जासूसों को रखा जाता है ताकि वे सामान चुराने वालों को रोक सकें। प्रत्येक दिन वे कुछ लोगों को चोरी करते हुए पकड़ते हैं। इस तरह की चोरी करने वाले अभाव और सीमा के मानसिक माहौल में जीते हैं। दूसरों से चुराने की कोशिश में वे अपनी शांति, श्रद्धा, आस्था, ईमानदारी, अखंडता, सद्भावना और विश्वास को चुरा रहे हैं। यही नहीं, इससे उनके अवचेतन मन में जो संदेश जाता है उससे उनका बहुत नुकसान होता है। चरित्र, छवि, सामाजिक प्रतिष्ठा और मानसिक सब कुछ का नुकसान। ये लोग ये नहीं समझते हैं कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। उन्हें आपूर्ति के स्रोत में आस्था नहीं होती है। अगर वे मानसिक रूप से अपने अवचेतन मन की शक्तियों का आह्वान करें और दावा करें कि उनकी सच्ची अभिव्यक्ति हो रही है, तो उन्हें सफलता व समृद्धि मिलेगी। फिर ईमानदारी, अखंडता और लगन से वे खुद को और समाज को लाभ पहुंचा सकते हैं। स्वतंत्रता, आराम और आवश्यक धन की सतत आपूर्ति आपके अवचेतन मन की शक्तियों को पहचानने में निहित है। यह आपके विचार या मानसिक छवि की रचनात्मक शक्ति को पहचानने में निहित है। अपने मस्तिष्क में समृद्धि से भरे जीवन को स्वीकार कीजिए। धन की मानसिक स्वीकृति और आशा का अपना गणित तथा अभिव्यक्ति का तंत्र होता है। जब आप समृद्धि की मानसिकता में कदम रखते हैं, तो समृद्ध जीवन को संभव बनाने वाली चीजें होने लगती हैं। इसकी दैनिक घोषणा कीजिए। इसे आप मानस पटल पर लिख लीजिए। मैं अपने अवचेतन मन की असीमित समृद्धि के साथ एकाकार हूं। धनवान, प्रसन्न और सफल बनना मेरा अधिकार है। धन मेरी ओर मुक्तता से, प्रचुरता से और अनंत रूप से प्रवाहित हो रहा है। मैं हमेशा अपने सच्चे मूल्य के प्रति सचेत हूं। मैं अपनी प्रतिभाओं को खुले हाथों से देता हूं और मुझे अत्यधिक वित्तीय वरदान मिलते हैं। ये अद्भुत है। ये दावा करने का साहस जुटाएं कि आपको अमीर बनने का अधिकार है। आपका अवचेतन मन आपके दावे को सच्चाई में बदल देगा। आप जैसे तैसे गुजारा नहीं करना चाहते, आप खूब सारा पैसा चाहते हैं ताकि आप जब चाहें तब अपना मनचाहा काम कर सके। अपने अवचेतन मन की दौलत को पहचानें। अगर धन आपके जीवन में निर्बाध गति से प्रवाहित हो रहा है, तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। धन को ज्वार की तरह देखेंगे तो ये आपके पास हमेशा बहुत रहेगा। ज्वार का आना व जाना लगातार होता है। जब ज्वार चला भी जाए तो भी आपको पूरा विश्वास होता है कि यह जरूर लौटेगा। अपने अवचेतन मन के नियम जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा, चाहे ये किसी भी रूप में मिले। कई लोग अभाव में जीते हैं और उनके पास पर्याप्त धन नहीं होता है। इसका एक कारण यह है कि वे धन की निंदा करते हैं। आप जिसकी निंदा करते हैं वो पंख लगाकर दूर उड़ जाता है। धन को भगवान न बनाएं, यह सिर्फ एक प्रतीक है। याद रखें, सच्ची दौलत आपके दिमाग में है। आप संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। इसमें अपनी जरूरत का सारा धन हासिल करना शामिल है। धन को अपना एकमात्र लक्ष्य न बनाएं। धन, प्रसन्नता, शांति, सत्य की अभिव्यक्ति और प्रेम का दावा करें। सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रखें। फिर आपको अवचेतन मन इन सभी क्षेत्रों में चक्रवृद्धि ब्याज देगा। गरीबी में कोई गुण नहीं है, यह मानसिक रोग है। आपको इस मानसिक संघर्ष या बीमारी का तत्काल इलाज करना चाहिए। आप यहां किसी दड़बे में रहने, चिथड़े पहनने या भूखों मरने के लिए नहीं आए हैं। आप यहां अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। कभी भी गंदा पैसा शब्दावली का प्रयोग ना करें या ये न कहें कि मैं धन से नफरत करता हूं। आप जिसकी आलोचना करेंगे उसे खो देंगे। धन अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है। इसके बारे में उसे ऐसा वैसा सोचना उसे ऐसा वैसा बनाता है। बार बार दोहराएं, मैं धन को पसंद करता हूं। मैं इसका उपयोग समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण तरीके से करूंगा। मैं इसे खुशी के साथ स्वतंत्र करता हूं और यह 1000 गुना होकर मेरे पास लौट आता है। धन तांबे, जस्ते, टिन या लोहे से ज्यादा बुरा नहीं है जिसे आप पृथ्वी के गर्भ में पा सकते हैं।
सारी बुराई मस्तिष्क की शक्तियों के अज्ञानतापूर्ण दुरुपयोग के कारण उत्पन्न होती है। अपने मस्तिष्क में अंतिम परिणाम की तस्वीर बना लें। आपका अवचेतन मन आपकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया करता है और उसे साकार रूप देता है। बिना कुछ दिए कुछ पाने की कोशिश छोड़ दें। मुफ्त लंच जैसी चीज नहीं होती है। आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा। आप अपने लक्ष्यों, आदर्शों और कामों पर मानसिक ध्यान देंगे तो आपका अवचेतन मन हमेशा आपका साथ देगा। धन की प्राप्ति अवचेतन मन के नियमों को लागू करना और इसमें दौलत का बीज बोना है। भाग 23। आपका अवचेतन मन सफलता में साझेदार है। सफलता का वास्तविक अर्थ जीवन में सफल बनना है। इस धरती पर दीर्घकालीन शांति, खुशी और सुख पाने को सफलता की संज्ञा दी जाती है। इनका अनुभव ही अनंत जीवन है, जिसके बारे में ईसा मसीह ने कहा है, जीवन की वास्तविक चीजें जैसे शांति, सद्भाव, अखंडता, सुरक्षा और प्रसन्नता अमूर्त हैं। वे व्यक्ति के गहरे स्वरूप में उत्पन्न होती हैं। इन गुणों का मनन करने से स्वर्ग के ये खजाने हमारे अवचेतन में निर्मित हो जाते हैं। यही वो सच्चा स्थल है जहां घुन एवं जंग कमजोर नहीं करते और जहां चोर चोरी नहीं कर सकते। सफलता के 3 कदम। सफलता का पहला महत्वपूर्ण कदम उस काम का पता लगाना और करना है जिससे आप प्रेम करते हैं। जब तक आप अपने काम से प्रेम नहीं करते, तब तक संभवतः आप उसमें खुद को सफल नहीं मानेंगे, भले ही दुनिया सफल कहती रहे। काम से प्रेम होने पर आपके मन में उसे करने की गहरी इच्छा होती है। अगर कोई व्यक्ति मनोचिकित्सक बनने की इच्छा रखता है तो डिप्लोमा लेकर उसे दीवार पर टांग लेना ही काफी नहीं है। वो उस क्षेत्र में आगे काम करना चाहेगा, सम्मेलनों में भाग लेगा और मस्तिष्क एवं उसकी कार्यविधि का अध्ययन करता रहेगा। वो दूसरे क्लिनिकों में जाएगा और नवीनतम वैज्ञानिक जर्नल पढ़ेगा। दूसरे शब्दों में, वो मानवीय कष्ट को कम करने के नवीनतम तरीकों के बारे में ज्ञान हासिल करता रहेगा, क्योंकि वो अपने रोगियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। लेकिन हो सकता है ये शब्द पढ़कर आप ये सोचने लगे, मैं पहला कदम नहीं उठा सकता क्योंकि मैं यही नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूं। मुझे ये पता ही नहीं है कि मैं किस काम से प्रेम करता हूं। मैं कोई क्षेत्र कैसे चुन सकता हूं जिससे मैं प्रेम करूं। यदि आपकी स्थिति यह है तो मार्गदर्शन के लिए ये प्रार्थना कीजिए। मेरे अवचेतन मन का असीमित ज्ञान जीवन में मेरी सच्ची जगह मेरे सामने प्रकट कर रहा है। इस प्रार्थना को धीरे धीरे सकारात्मक तरीके और प्रेम से अपने अवचेतन मन के सामने दोहराएं। जब आप आस्था और विश्वास से जुटे रहेंगे, तब आपको भावना, संकेत या किसी निश्चित दिशा में प्रवृत्ति के रूप में जवाब मिलेगा। यह स्पष्टता और शांति के साथ आंतरिक मौन जागरूकता से आपके सामने प्रकट हो जाएगा। सफलता का दूसरा कदम काम की किसी विशिष्ट शाखा में विशेषज्ञता हासिल करना और उसमें उत्कृष्ट बनने की इच्छा रखना है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी केमिस्ट्री के क्षेत्र को व्यवसाय के रूप में चुनता है। उसे इस क्षेत्र की किसी एक शाखा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपना सारा समय तथा ध्यान उसी चुने हुए क्षेत्र पर केंद्रित करना चाहिए ताकि वो उसका विशेषज्ञ बन जाए। उसके उत्साह के कारण वो अपने क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहेगा। अगर संभव हो तो बाकी सबसे ज्यादा जानने की कोशिश करेगा। उसे अपने काम में बहुत उत्साहपूर्ण दिलचस्पी लेनी चाहिए। उसके मन में दुनिया की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए। जो सबसे महान है उसे सेवक बनना होगा। इस मानसिक दृष्टिकोण और उस व्यक्ति के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा विरोधाभास है जो जैसे तैसे आजीविका कमाना चाहता है। जैसे तैसे आजीविका कमाना सच्ची सफलता नहीं है। लोगों के लक्ष्य ज्यादा महान, उदात्त और परोपकारी होने चाहिए। उन्हें दूसरों की सेवा करनी चाहिए, अपनी सुविधा नहीं देखनी चाहिए। तीसरा कदम सबसे महत्वपूर्ण है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वो सिर्फ आपको ही सफल न बनाए। आपकी इच्छा स्वार्थपूर्ण नहीं होनी चाहिए, इससे मानवता को लाभ होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपका उद्देश्य दुनिया की सेवा करना या लाभ पहुंचाना होना चाहिए। अगर आप सिर्फ अपने ही लाभ के लिए काम करते हैं तो आप इस अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं करते। हो सकता है आप सफल नजर आए, लेकिन आपने अपने जीवन में जिस अनिवार्य शर्त को पूरा नहीं किया है वो आगे चलकर बंधन या बीमारी की ओर ले जा सकती है। हो सकता है इस मोड़ पर आप सोच रहे हो, उस आदमी के बारे में क्या जिसके बारे में मैंने टीवी पर अभी खबर देखी है? उसने तो धोखेबाजी करके शेयर बाजार से करोड़ों डॉलर कमाए हैं। उससे ज्यादा सफल तो कोई नहीं लगता है और मुझे नहीं लगता कि वो मानवता को लाभ पहुंचाने की जरा भी परवाह करता होगा। इस तरह के मामले बहुत आम हैं, लेकिन हमें सावधानी से उनकी सच्चाई को समझना होगा। हो सकता है कोई व्यक्ति को समय के लिए सफल नजर आए,
लेकिन धोखे से हासिल धन अक्सर पंख लगाकर उड़ जाता है। इसके अलावा जब हम किसी दूसरे को लूटते हैं तो हम खुद को लूटते हैं। जिस कमी और सीमा की मानसिकता से हमने व्यवहार किया है वो दूसरे तरीकों से भी खुद को प्रकट करती है, जैसे हमारे शरीर, पारिवारिक जीवन और लोगों के साथ हमारे संबंधों में बाधा पैदा कर सकती है। जो भी हम सोचते हैं और महसूस करते हैं वही होता है। हम जिसमें विश्वास करते हैं वही होता है। धोखे से दौलत इकट्ठा करने वाले व्यक्ति को सफल नहीं माना जा सकता। मानसिक शांति के बिना कोई सफलता नहीं होती है। किसी व्यक्ति की दौलत का क्या फायदा अगर वो रात को सो नहीं सकता है, बीमार है या उसमें अपराध बोध की ग्रंथि है। मैं एक बार लंदन में एक अपराधी से मिला जिसने मुझे अपने कुछ कारनामे बताए। उसने बहुत सारी दौलत इकट्ठा कर ली थी और वो लंदन के बाहरी इलाकों में अपने मकान में विलासिता से रहता था। गर्मियों में वो फ्रांस के घर में विलासिता का जीवन गुजारता था। विलासिता से, लेकिन आराम से नहीं। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार कर लेगी। उसे कई आंतरिक समस्याएं थी जो निश्चित रूप से उसके सतत भय और गहराई में जमी अपराध बोध की ग्रंथि से उत्पन्न हुई थी। वो जानता था कि उसने गलत काम किए हैं। अपराध के इस गहरे एहसास ने उसकी ओर बहुत सी मुश्किलों को आकर्षित किया। बाद में मैंने सुना कि उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और जेल की सजा काटी। जेल से छूटने के बाद उसने मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक सलाह ली, जिससे उसका कायापलट हो गया। वो नौकरी करने लगा और कानून का पालन करने वाला ईमानदार नागरिक बन गया। उसे वो मिल गया जिसे करने से उसे प्रेम था। अब वो जीवन में पहली बार खुश था। सफल व्यक्ति अपने काम से प्रेम करता है और खुद को पूरी तरह व्यक्त करता है। सफलता सिर्फ दौलत इकट्ठा करना नहीं है, ये तो इससे ऊंचे आदर्श पर निर्भर करती है। सफल व्यक्ति वो है जिसने गहन मनोविज्ञान और आध्यात्मिक समझ हासिल कर ली है। आज के कई महान बिजनेसमैन सफलता के लिए अपने अवचेतन मन के सही उपयोग पर बल देते हैं। वे किसी आगामी प्रोजेक्ट को इस तरह देखते हैं जैसे वो पहले ही पूरा हो चुका हो। उसकी साकार तस्वीर देखने और अपनी प्रार्थनाओं के परिणाम को महसूस करने के बाद उनका अवचेतन मन उस प्रोजेक्ट को पूरा कर देता है। अगर आप किसी लक्ष्य की स्पष्टता से कल्पना करें तो आपको आवश्यक चीजें मिल जाएंगी। ये चीजें आपको अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति द्वारा ऐसे तरीकों से मिलेंगी जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं। सफलता के 3 कदमों पर विचार करते समय आपको अपने अवचेतन मन की रचनात्मक शक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। यही सफलता की किसी भी योजना के सारे कदमों के पीछे की शक्ति है। आपका विचार रचनात्मक है। विचार भावना के साथ मिलकर कल्पनावादी आस्था या विश्वास बन जाता है और आपके विश्वास के अनुरूप आपको दिया जाता है। जब आप समझ लेते हैं कि आपके भीतर एक प्रबल शक्ति है जो आपकी सारी इच्छाओं को साकार करने में सक्षम है, तो आपको आत्मविश्वास और शांति का एहसास मिलता है। आप चाहे जो काम करें, आपको अपने अवचेतन मन के नियम अवश्य सीखने चाहिए। जब आप जानते हैं कि अपने मन की शक्तियों को कैसे प्रयोग किया जाए, जब आप खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त कर रहे हैं और अपनी प्रतिभा से दूसरों को लाभ पहुंचा रहे हैं, तो आप सच्ची सफलता के अचूक मार्ग पर हैं। अगर आप ईश्वर के काम या इसके किसी हिस्से में जुटे हैं तो ईश्वर आपके साथ है। ऐसे में कौन आपके खिलाफ टिक सकता है? धरती या आसमान में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको सफलता तक पहुंचने से रोक सके। हॉलीवुड में मैं एक अभिनेता से मिला जिसका नाम शायद हर फिल्म देखने वाले या टेलीविजन प्रेमी को मालूम होगा। उसने मुझे बताया कि वो मिडवेस्ट में एक छोटे से खेत पर पला बड़ा था। उसका परिवार जैसे तैसे गुजारा करता था। उसके मनोरंजन का एकमात्र साधन पुराना ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, जिस पर मुश्किल से 2 चैनल आते थे। इसके बावजूद उसने अभिनेता बनने का सपना देखा। यह सपना उसके दिलो दिमाग पर दिनों दिन हावी होता चला गया। उसने बताया, जब मैं बाहर खेतों में काम करता था या खलिहान में गायों को वापस लाता था, तब भी मैं सारे समय कल्पना करता था कि मेरा नाम एक बड़े थिएटर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है। मैंने हर चीज स्पष्टता से देखी। प्रशंसकों की भीड़ शोर मचा रही है। इंटरव्यू लेने वाले मुझे घेरे हुए हैं। मैं ये तस्वीर बरसों तक देखता रहा। आखिरकार मैंने घर छोड़ दिया। मैं लॉस एंजलिस पहुंच गया और मुझे फिल्मों तथा टीवी कार्यक्रमों में एक्स्ट्रा का काम मिल गया। जल्दी ही मुझे अभिनेता के रूप में पहली भूमिका मिल गई। प्रीमियर की रात जब मैं कार से थिएटर पहुंचा तो बेहोश होते होते बचा। वहां पर मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में रोशनी में चमक रहा था। भीड़ थी और अखबार के रिपोर्टर थे। सब कुछ वैसा ही था जैसी मैंने बचपन में कल्पना की थी। उसने आगे कहा, मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि लगातार की गई कल्पना की शक्ति सफलता दिला सकती है। कुछ साल पहले मैं एक युवा फार्मासिस्ट से मिला जिसका नाम मैरी एस था।
वो एक बड़े चेन ड्रग स्टोर के प्रिस्क्रिप्शन डिपार्टमेंट में काम करती थी। एक दिन जब वो मेरे लिए दवा बना रही थी तो मैंने उससे पूछा कि उसे ये नौकरी कैसी लगती है। ओह ठीक है, उसने कहा था। वेतन और कमीशनों से काम चल जाता है। इसके अलावा कंपनी मुनाफा भी बांटती है। अगर किस्मत अच्छी रही तो मैं इतनी कम उम्र में रिटायर हो जाऊंगी कि जीवन का आनंद ले सकूंगी। पल भर के लिए खामोश रहने के बाद मैंने उससे पूछा, क्या आपने बचपन में यही सपना देखा था जब आपने फार्मासिस्ट बनने का फैसला किया था? उसके चेहरे पर उलझन का भाव आ गया। वो बोली, नहीं, मेरा ख्याल है नहीं। मैंने हमेशा खुद को अपने स्टोर की मालकिन के रूप में देखा था। मैं चाहती थी कि जब मैं सड़क पर जाऊं तो लोग मेरा नाम लेकर मुझे हेलो कहें। मैं भी उन सबके नाम जानती थी क्योंकि मैं उन्हें दवाएं देती थी। आप सोचेंगे कि ये अजीब है, लेकिन मैंने इस बारे में भी सपने देखे हैं कि माता पिता अपने बीमार बच्चे की दवा के लिए मुझे आधी रात को फोन कर रहे हैं। मैं अपने पजामे के ऊपर कपड़े पहनकर नीचे स्टोर तक जा रही हूँ और उन्हें उनकी जरूरत की दवा दे रही हूँ। मेरे सपने की तस्वीर किसी बड़े स्टोर के काउंटर के पीछे 9 से 5 की नौकरी जैसी नहीं थी। निश्चित रूप से नहीं है, मैंने कहा। लेकिन आप अपने सपने को पूरा करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं? क्या आप उसमें खुश और सफल नहीं होंगी? अपनी नजरें ऊपर रखो, यहां से बाहर निकलो, खुद का स्टोर, अपना खुद का स्टोर शुरू करो। मैं कैसे कर सकती हूँ? उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसमें बहुत पैसे लगेंगे और हम इस वक्त जैसे तैसे महीना काटते हैं। इसके बाद मैंने उसे एक अद्भुत सच्चाई बताई। वो जिसे भी सच मानती थी उसे वो अस्तित्व में ला सकती थी। मैंने उसे अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में बताया। वो जल्द ही समझ गई कि अगर वो अपने अवचेतन मन तक स्पष्ट और विशिष्ट विचार पहुंचा दे तो वे शक्तियां किसी तरह उसे साकार कर देंगी। वो कल्पना करने लगी कि वो अपने स्टोर में थी। उसने मानसिक रूप से बोतलें जमाई, पर्चों पर लिखी दवाएं बनाई और ग्राहकों का इंतजार करने की कल्पना की, जो उसके पड़ोसी और मित्र भी थे। उसने अच्छे खासे बैंक बैलेंस की तस्वीर भी देखी। मानसिक रूप से वो अपने काल्पनिक स्टोर में काम करने लगी। एक अच्छी अभिनेत्री की तरह उसने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई। मैं जिस तरह अभिनय करूंगी वैसी ही बन जाऊंगी। वो पूरे दिल से अभिनय में जुट गई। वो इस तरह जीती थी, चलती थी और काम करती थी जैसे वो स्टोर की मालकिन हो। कुछ साल बाद मैरी ने मुझे चिट्ठी लिखकर बताया कि हमारी बातचीत के बाद उसके जीवन में कैसा मोड़ आया। जिस चेन स्टोर में वो काम करती थी वो एक नए मॉल के बड़े स्टोर से प्रतिस्पर्धा में दिवालिया हो गया। उसके बाद वो एक बड़ी ड्रग्स कंपनी में ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव का काम करने लगी और एक ऐसा क्षेत्र संभालने लगी जिसमें कई राज्य थे। एक दिन काम के सिलसिले में उसे अपने इलाके के पश्चिमी कोने के एक छोटे कस्बे में जाना पड़ा। उस कस्बे में दवा की सिर्फ एक ही दुकान थी। वो वहां पहले कभी नहीं गई थी, लेकिन जिस पल वो अंदर गई उसने उसे पहचान लिया। ये हूबहू उसी स्टोर जैसी थी जिसका सपना उसने अपनी कल्पना में इतनी स्पष्टता से देखा था। आश्चर्यचकित होकर उसने स्टोर के बूढ़े मालिक को इस अद्भुत संयोग के बारे में बताया। इस पर मालिक ने उसे बताया कि वो रिटायर तो होना चाहता है, लेकिन अपना स्टोर किसी बड़े कॉरपोरेशन को नहीं बेचना चाहता, क्योंकि ये स्टोर 3 पीढ़ियों से उसके परिवार में है। कई बार की बातचीत के बाद मालिक ने उसे स्टोर खरीदने के लिए पैसे उधार देने का प्रस्ताव रखा। बिजनेस से होने वाले मुनाफे से वो कर्ज की किस्त चुका सकती थी। युवा महिला अपने परिवार सहित उस कस्बे में आ गई और जल्द ही उसने एक बड़े पुराने मकान का डाउन पेमेंट दे दिया जो स्टोर के पास ही था। अब जब वो सुबह स्टोर जाती है तो पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति उसका नाम लेकर हेलो कहता है। सब उसे जानते हैं क्योंकि वो उन्हें दवाएं देती है। भाग 24। कुछ साल पहले मैंने बिजनेस एग्जीक्यूटिव के एक समूह के सामने कल्पना और अवचेतन मन की शक्तियों पर व्याख्यान दिया। अपने व्याख्यान में मैंने ये बताया कि महान जर्मन कवि मुश्किलें और समस्याएं आने पर अपनी कल्पना का किस तरह प्रयोग करते थे। गेटे के जीवनी लेखकों के अनुसार वे घंटों तक अकेले काल्पनिक बातचीत किया करते थे। वे कल्पना करते थे कि उनका कोई दोस्त उनके सामने बैठा है और उन्हें सही जवाब दे रहा है। दूसरे शब्दों में वो ये कल्पना करते थे कि उनका दोस्त उनकी समस्या के बारे में उन्हें सही या उचित सलाह दे रहा है। वे उस दोस्त की सामान्य मुद्राओं और बोलने के खास अंदाज की कल्पना करते थे। वो उस पूरे काल्पनिक दृश्य को जितना वास्तविक और स्पष्ट बना सकते थे, बना लेते थे। उस व्याख्यान में एक युवा स्टॉक ब्रोकर भी मौजूद थी। उसने गेटे की तकनीक अपना ली। वो एक परिचित करोड़पति निवेशक से काल्पनिक बातचीत करने लगी, जिसने एक बार शेयरों की समझदारी भरे सुझाव के लिए उसे बधाई भी दी थी। उसने इस बातचीत का तब तक अभिनय किया जब तक कि उसके मन में यह मनोवैज्ञानिक विश्वास के रूप में अंकित नहीं हो गया। इस ब्रोकर की आंतरिक बातचीत और नियंत्रित कल्पना निश्चित रूप से उसके लक्ष्य के अनुरूप थी, जिसका काम अपने क्लाइंट्स को लाभकारी निवेश का सुझाव देना था।
जीवन में उसका लक्ष्य था कि वो अपने क्लाइंट्स को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाए और अपनी समझदारी भरी सलाह से उन्हें समृद्ध बनाए। वो अब भी अपने बिजनेस में अवचेतन मन का प्रयोग कर रही है और अपने क्षेत्र में बहुत सफल है। एक प्रमुख वित्तीय पत्रिका में हाल ही में उसका इंटरव्यू भी छपा है। 16 साल के टॉड एम ने मुझे बताया, मैं हर चीज में असफल हो रहा हूं। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं निरा मूर्ख हूं। शायद यही अच्छा रहेगा कि स्कूल से निकाले जाने से पहले मैं खुद ही स्कूल छोड़ दूं। आगे की बातचीत में मुझे पता चला कि टॉड का नजरिया ही अनुचित था। वो अपनी पढ़ाई के बारे में उदासीन था और अपने कुछ शिक्षकों एवं सहपाठियों के प्रति द्वेष भी पाले हुए था। मैंने उसे सिखाया कि पढ़ाई में सफल होने के लिए वो अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। वो दिन में कई बार कुछ सच्चाइयों की घोषणा करने लगा, खास तौर पर सोने से ठीक पहले और सुबह जागने के ठीक बाद। जैसा हम देख चुके हैं, अवचेतन मन तक विचार पहुंचाने के लिए ये सबसे अच्छे समय होते हैं। उसने ये सकारात्मक घोषणा की, मुझे एहसास है कि मेरा अवचेतन मन यादों का भंडार है। यह हर उस चीज का संग्रह करता है जो मैंने पढ़ी है या शिक्षकों के व्याख्यान में सुनी है। मेरी स्मृति आदर्श है, बशर्ते मैं उसका इस्तेमाल करने का चयन करूं। मेरे अवचेतन मन का असीमित ज्ञान मुझे वो हर चीज लगातार बताता है जो मुझे परीक्षा में जानने की जरूरत है, चाहे वो लिखित हो या मौखिक। मैं अपने सभी शिक्षकों एवं सहपाठियों के प्रति प्रेम और सद्भाव दर्शाता हूं। मैं सचमुच चाहता हूं कि वे सफल हों और उन्हें सभी सुख मिले। टॉड अब पहले से बहुत ज्यादा स्वतंत्रता का आनंद ले रहा है। उसे अब हर विषय में ए ग्रेड मिल रहा है। वो लगातार कल्पना करता है कि उसके शिक्षक और माता पिता पढ़ाई में उसकी सफलता पर उसे बधाई दे रहे हैं। खरीदते और बेचते समय याद रखें कि आपका चेतन मन स्टार्टर है और आपका अवचेतन मन मोटर है। आप मोटर चालू करेंगे तभी वो काम शुरू कर पाएगी। आपका चेतन मन अवचेतन मन की शक्ति को जगाता है। अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार या छवि को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने का पहला कदम उसे शांत करना है, ध्यान को केंद्रित करना है, स्थिर होना है और शांत बनना है। शिथिल, निष्क्रिय और शांत मानसिक दृष्टिकोण बाहरी मामलों तथा गलत विचारों को अवचेतन मन तक पहुंचने और लक्ष्य में हस्तक्षेप करने से रोकता है। यही नहीं, मस्तिष्क के शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील दृष्टिकोण में न्यूनतम प्रयास की जरूरत होती है। दूसरा कदम मनचाहे परिणाम की वास्तविकता की कल्पना करना है। उदाहरण के लिए, हो सकता है आप कोई मकान खरीदना चाहते हो। अपनी शिथिल मानसिक अवस्था में आप इस तरह घोषणा करते हैं, मेरे अवचेतन मन का असीम ज्ञान परम ज्ञानी है। यह मुझे अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला आदर्श मकान बताता है जिसे मैं खरीद सकता हूं। मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन को सौंप रहा हूं। मैं जानता हूं कि यह मेरे आग्रह की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। मैं इस आग्रह को पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उसी तरह मुक्त कर रहा हूं जिस तरह किसान विश्वास के साथ जमीन में बीज बोता है। आपकी प्रार्थना का जवाब अखबार के किसी विज्ञापन या दोस्त से मिल सकता है, या हो सकता है कि आपको किसी खास मकान की तरफ सीधे मार्गदर्शन दिया जाए जो ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। प्रार्थना का जवाब कई तरीकों से मिल सकता है। मुख्य बात यह है कि जवाब हमेशा मिलता है, बशर्ते कि आपको अपने अवचेतन मन के काम करने पर पूरा विश्वास हो। मान लीजिए, खरीदने के बजाय आप कोई मकान, जमीन या जायदाद बेचना चाहते हैं। अवचेतन मन के असीमित ज्ञान पर भरोसा करने की यही नीति आपको सटीक मार्गदर्शन देगी। लॉस एंजलिस में अपना मकान बेचते समय मैंने एक तकनीक का इस्तेमाल किया। जब मैंने तकनीक अपनी पहचान के कई रियल एस्टेट ब्रोकर्स को बताई तो वे भी इसका इस्तेमाल करने लगे। इससे उन्हें उल्लेखनीय परिणाम मिल रहे हैं। मैंने अपने मकान के सामने घास पर एक साइन बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था, बेचना है। उस रात सोने से ठीक पहले मैंने स्वयं से पूछा, मान लो आपको घर के लिए खरीदार मिल गया, तो फिर आप क्या करोगे? जवाब था, मैं बेचना है कि साइन बोर्ड को कचरे में फेंक दूंगा। अपने मस्तिष्क के आंतरिक पटल पर मैंने एक विस्तृत दृश्य देखा। मैंने साइन बोर्ड पकड़ा, उसे जमीन से उखाड़ा, अपने कंधे पर रखा और मकान के पीछे कूड़ेदान की तरफ ले गया। मैंने उसे फेंकते हुए कहा, मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन अब मुझे आपकी जरूरत नहीं है। मैं गहरी संतुष्टि के एहसास के साथ सोने गया कि काम पूरा हो गया था। अगले दिन एक आदमी ने मुझे उस मकान का एडवांस दे दिया और कहा, अब आप उस साइन बोर्ड को फेंक सकते हैं, अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। मैंने उसकी सलाह पर अमल किया। मैंने साइन बोर्ड उखाड़ा और उसे फेंक दिया। आंतरिक क्रिया ने बाहरी क्रिया को साकार कर दिया। इसके बारे में नया कुछ नहीं है, जैसा भीतर वैसा बाहर। दूसरे शब्दों में, आपके अवचेतन मन पर छपी तस्वीर जैसी होगी वैसा ही दृश्य आपके जीवन पटल पर उभरेगा। बाहरी स्वरूप आंतरिक स्वरूप का प्रतिबिंब दिखाता है।
बाहरी कर्म आंतरिक कर्म का अनुसरण करता है। यहाँ घर, जमीन या जायदाद बेचने का एक और प्रभावी तरीका बताया जा रहा है। धीरे धीरे, शांति से और भावना के साथ ये सकारात्मक घोषणा करें। असीमित ज्ञान इस मकान के उस खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रहा है जो इसे चाहता है और इसमें समृद्ध होता है। इस खरीदार को मेरे पास मेरे अवचेतन मन के रचनात्मक ज्ञान ने भेजा है जो कभी गलतियां नहीं करता है। हो सकता है वो खरीदार कई और मकान देखे, लेकिन मेरा मकान ही उसे पसंद आएगा और वो इसे खरीदेगा, क्योंकि उसके भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता उसका मार्गदर्शन करेगी। मैं जानता हूं कि खरीदार सही है, समय सही है और कीमत सही है। इसके बारे में हर चीज सही है। मेरे अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह अब हम दोनों को दैवी विधान में एक साथ ला रहा है। मैं जानता हूं कि ऐसा हो रहा है। हमेशा याद रखें कि आप जिसे खोज रहे हैं वो भी आपको खोज रहा है। कोई ना कोई हमेशा रहता है जो उसी मकान या जायदाद को खरीदना चाहता है जिसे आप बेचना चाहते हैं। अपने अवचेतन मन की शक्तियों का सही इस्तेमाल करके आप अपने मस्तिष्क से प्रतिस्पर्धा का सारा एहसास और खरीदने बेचने की सारी चिंता खत्म कर देते हैं। एक नवयुवती मेरे व्याख्यानों और कक्षाओं में नियमित रूप से आती है। आने के लिए उसे 3 बसों को बदलना पड़ता है और प्रत्येक बस में उसे 1.5 घंटा लग जाता है। एक व्याख्यान में मैंने बताया कि कैसे एक युवक जिसे कार की जरूरत थी को कैसे कार मिल गई। उस युवती ने घर जाकर मैंने अपने व्याख्यान में जो परीक्षण करने के बारे में बताया था उसी का परीक्षण करने के बाद उसने जो पत्र लिखा उसको उसकी अनुमति से नीचे प्रकाशित किया जा रहा है। डियर डॉक्टर मर्फी, इस प्रकार मुझे एक कैडिलक कार मिल गई। अपनी कल्पना में एक कार खरीदने में जिन भी प्रक्रियाओं को पूरा करना पड़ता है, मैंने उन सारी प्रक्रियाओं को वास्तविक रूप में पूरा किया। मैं कार के शोरूम में गई। सेल्समैन ने कार में बैठाकर तथा कार को चलाकर दिखाया। मैंने भी थोड़ी दूर तक कार को चलाया। उस समय मुझे लगा और मैंने दावा किया कि वो मेरी कार है। मैंने कार को चलाने, उसमें बैठकर उसकी सीट, उसके स्टीयरिंग, उसकी ऊपर की खूबसूरत सीलिंग को स्पर्श करके महसूस किया। ये सब मेरा है, मेरी कार है। ये एहसास लगभग 2 सप्ताह तक मैं अपने में करती रही हूँ। पिछले सप्ताह आपके व्याख्यानों में भाग लेने के लिए मैं कैडिलक में आई थी। मेरे चाचा जो इंग्लैंड में रहते हैं वे गुजर गए और अपनी कैडिलक कार तथा पूरी संपत्ति मेरे नाम कर गए हैं। अनेक प्रमुख व्यापारी हैं जो अपने जीवन में तमाम सफलता के नाम को दोहराते रहते हैं जब तक कि सफलता उनके द्वार को खटखटाने नहीं लगती और अंततः वे सफल हो जाते हैं। वे भलीभांति जानते व समझते हैं सफलता के नाम में ही सफलता के सारे गुण निहित हैं। इसी प्रकार आप भी सफलता के नाम को पूरे विश्वास और आस्था के साथ अपने जीवन में दोहराएं। आपका अवचेतन मन इसे आपका सच मानकर स्वीकार कर लेगा और आप स्वाभाविक रूप से उसकी सफलता की अनिवार्यता की सीमा में आ जाएंगे। आप अपनी आस्था के प्रति अपनी अभिव्यक्ति के लिए बाध्य हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर सफलता का अर्थ आपके लिए क्या है। जाहिर है आप पारिवारिक और सामाजिक जीवन में सफलता चाहते हैं। आप अपने व्यापार में, अपने काम में सफलता चाहते हैं। आप एक बढ़िया सुंदर मकान चाहते हैं और खूब सारा धन चाहते हैं ताकि आप सुख चैन से जीवन व्यतीत कर सकें। आप अपनी प्रार्थना के माध्यम से अवचेतन मन की शक्तियों के प्रयोग की सफलता चाहते हैं। आप इसलिए भी व्यापारी हैं क्योंकि आप जीवित रहने के व्यापार में रहते हैं। अपनी मनचाही आशा की सफलता की कल्पना करके आप एक सफल व्यापारी बने, कल्पनाशील बने और सफलता की वास्तविकता में मानसिक रूप से शामिल हो जाएं। इसकी आदत डाल लें। रात को सफलता की कल्पना के साथ पूर्ण विश्वास करें और सोने जाएं तो आप देखें कि आप अपने विचार को अवचेतन मन में पहुंचाने में सफल हो गए हैं। विश्वास करें कि आप सफल होने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में क्या चमत्कार होते हैं। सफलता का अर्थ है सफल जीवन, जीवन में शांति, प्रसन्नता एवं उमंग हो और मन चाहा काम करने की स्वतंत्रता हो, तो आप जीवन में सफल हैं। चुनने का प्रयास करें कि आप जीवन में क्या काम करना चाहते हैं और उसे करना शुरू करें। यदि आप अपनी सही अभिव्यक्ति नहीं जान पाए हैं तो मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें, आपको सही मार्ग मिल जाएगा। अपने क्षेत्र में विशिष्टता हासिल करें, उसके बारे में इतनी जानकारी हासिल करें जितना कोई नहीं जानता हो। सफल व्यक्ति मतलबी नहीं होता, उसके जीवन की प्रमुख इच्छा मानवता की सेवा है। मानसिक शांति के बिना कोई सच्ची सफलता नहीं मिलती है। सफल व्यक्ति के पास गहन मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक समझ होती है। अगर आप किसी उद्देश्य की स्पष्टता से कल्पना करते हैं तो अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति आपको सारी आवश्यक वस्तुएं प्रदान कर देगी।
आपका विचार भावना के साथ जुड़कर कल्पनावादी विश्वास बन जाता है और आपके विश्वास के अनुसार आपको मिलेगा। लगातार कल्पना करने से आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियां प्रेरित होती हैं। अगर आप नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं तो कल्पना करें कि आपका मालिक, सुपरवाइजर या कोई प्रियजन प्रमोशन पर आपको बधाई दे रहा है। इस तस्वीर को स्पष्ट और वास्तविक बनाएं। आवाज सुनें, मुद्राएं देखें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ऐसा करते रहें। बार बार दोहराने से आपकी मनोकामना सुखद रूप से पूरी हो जाएगी। आपका अवचेतन मन यादों का भंडार है। आदर्श याददाश्त के लिए बार बार सकारात्मक घोषणा करें। मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता मुझे वो हर चीज याद दिलाती है जो मैं कभी भी कहीं भी जानना चाहता हूं। अगर आप मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो धीरे धीरे, शांति से और भावना से ये सकारात्मक घोषणा करें। असीमित बुद्धिमत्ता इस मकान या जायदाद के खरीदार को मेरी ओर आकर्षित कर रही है, जो इसे चाहता है और इसमें समृद्ध होता है। इस जागरूकता को कायम रखें। आपके अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवाह इसे साकार कर देगा। सफलता के विचार में सफलता के सभी तत्व शामिल हैं। सफलता शब्द बार बार आस्था और विश्वास के साथ दोहराएं तो अवचेतन मन आप पर सफल होने के लिए दबाव डालेगा। भाग 25। वैज्ञानिक अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करते हैं? इतिहास के सबसे रचनात्मक वैज्ञानिक अवचेतन मन के सच्चे महत्व को जानते थे। एडिसन, मार्कोनी, आइंस्टाइन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने अवचेतन मन का प्रयोग करके ऐसा ज्ञान और जानकारी हासिल की जिससे उन्होंने महान उपलब्धियां पाईं। अवचेतन मन की शक्ति को कर्म में बदलने की योग्यता महान वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं की सफलता में बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक तथ्य है। इसका एक बहुत अद्भुत उदाहरण फ्रेडरिक बॉन स्ट्रेडोनिट्स के जीवन में देखा जा सकता है। वे काफी समय से बेंजीन नामक हाइड्रोकार्बन के रासायनिक सूत्र को समझने के लिए जूझ रहे थे, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के 6 परमाणु होते हैं। स्ट्रेडोनिट्स इस समस्या से लगातार परेशान हो रहे थे। उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो रही थीं। जब वे इस गुत्थी को सुलझाने में कामयाब नहीं हुए तो उन्होंने थककर मामले को अपने अवचेतन मन को सौंप दिया। इसके कुछ समय बाद जब वे लंदन की एक बस में चढ़ने वाले थे तो उनके अवचेतन मन ने उनके दिमाग में अचानक एक चमत्कार महसूस किया। अपने मन में स्ट्रेडोनिट्स ने सांप की छवि देखी जो अपनी ही पूंछ को काट रहा था और गोल गोल घूम रहा था। अवचेतन मन के इस संदेश से वे प्रेरित हो गए और उन्होंने अपनी खोज की दिशा बदल ली। जल्दी ही उन्हें लंबे समय से चाहा गया जवाब मिल गया, परमाणुओं का गोलाकार संयोजन, जिसे बेंजीन रिंग के नाम से जाना जाता है। निकोला टेस्ला विद्युत के क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली पथ प्रदर्शक थे। विज्ञान म्यूजियमों में रखी टेस्ला कॉइल बच्चों को हमेशा बहुत पसंद आती है। यह उनका सिर्फ एक आविष्कार है। आवेशित धातु को इस गोले में जब कोई छूता है तो स्थैतिक विद्युत उसके बाल खड़े कर देती है। टेस्ला ने प्रसारण ऊर्जा की अवधारणा के भी प्रयोग किए और इस विषय में उनके विचार अब भी क्रांतिकारी समझे जाते हैं। टेस्ला अवचेतन मन की शक्ति पर विश्वास करते थे और उसका इस्तेमाल भी करते थे। जब भी उनके मन में किसी नए आविष्कार या नई शोध का विचार आता था, वे अपनी कल्पना में उसकी तस्वीर बनाते थे और फिर उसे अवचेतन मन के हवाले कर देते थे। वे जानते थे कि उनका अवचेतन मन उसे सही तरीके से पूरा बना देगा और उनके चेतन मन को वे सारी बातें बता देगा जो इसे साकार करने के लिए जरूरी हैं। हर संभावित सुधार पर शांति से मनन करने की वजह से गलतियां सुधारने में उनका जरा भी समय बर्बाद नहीं हुआ। उनके साथ काम करने वाले तकनीशियनों को वे अपने मस्तिष्क से निकला आदेशपूर्ण उत्पाद देने में सक्षम थे। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, मेरा यंत्र हमेशा मेरी कल्पना के अनुरूप ही काम करता है। पिछले 20 वर्षों में इसका एक भी अपवाद नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई एगेजिस 19वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध अमेरिकी प्रकृति वैज्ञानिकों में से एक थे। उन्होंने अपने अवचेतन मन की महान शक्तियों को नींद में महसूस किया। नीचे दिया गया उदाहरण एगेसिस की जीवनी से लिया गया है, जिसे उनकी विधवा पत्नी ने लिखा है। वे 2 सप्ताह से एक पत्थर के टुकड़े पर संरक्षित फॉसिल की धुंधली छाप को समझने की कोशिश कर रहे थे। थकने और चकराने के बाद उन्होंने आखिरकार अपना काम एक तरफ रख दिया और उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की। इसके ठीक बाद एक बार आधी रात को जब उनकी नींद खुली तो उन्हें यकीन था कि सोते समय उन्होंने उसी मछली को देखा था जिसमें सभी खोए हुए अंग पूरी तरह से दिख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उस छवि को याद करने की कोशिश की तो उन्हें याद नहीं आई। बहरहाल वो ये सोचकर जॉर्डिन डेस प्लांटेस के पास एक बार फिर
उस छवि को देखने गए ताकि शायद उससे उन्हें सपना याद आ जाए। ये कोशिश बेकार हुई। धुंधला रिकॉर्ड पहले जितना ही अस्पष्ट था। अगली रात को मछली उन्हें दोबारा दिखी, लेकिन परिणाम पहले से ज्यादा संतोषजनक नहीं थे। पहले की तरह ही जागने पर छवि गायब हो गई। वही अनुभव एक बार फिर दोहराया जाएगा, इस उम्मीद में तीसरी रात को उन्होंने सोने से पहले अपने पलंग के पास एक पेंसिल और कागज रख लिया। हुआ भी यही। सुबह के करीब मछली एक बार फिर उनके सपने में आई। पहले तो अस्पष्टता से, लेकिन बाद में इतनी स्पष्टता से कि उन्हें इसके जैविक अंगों के बारे में जरा भी शंका नहीं रह गई थी। आधे सपने और पूरे अंधेरे में उन्होंने बिस्तर के पास रखे कागज पर मछली की आकृति बना ली। सुबह जब वे जागे तो अपने रात वाले स्केच में ऐसे अंग देखकर हैरान रह गए जिनके बारे में उन्हें लगता था कि फॉसिल में इनका मिलना असंभव था। वे जल्दी से जार्डिन डेस प्लांटेस के पास गए। स्केच के मार्गदर्शन से उन्होंने पत्थर की सतह को छेनी से छीला, जिसके नीचे मछली के बाकी अंग छिपे हुए थे। जब मछली पूरी तरह से बाहर आ गई तो वो उनके सपने व स्केच के अनुरूप निकली और वे आसानी से उसका वर्गीकरण कर पाए। 1920 के दशक के मशहूर कैनेडियन डॉक्टर और शोधकर्ता डॉक्टर फ्रेडरिक बैटिंग ने अपना ध्यान डायबिटीज की ओर केंद्रित किया। उस समय तक चिकित्सा विज्ञान इस बीमारी की रोकथाम का कोई प्रभावी उपाय नहीं सुझा पाया था। डॉक्टर बैटिंग ने इस विषय पर प्रयोग करने और इस पर उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अध्ययन में काफी समय लगाया, लेकिन उन्होंने जो भी रास्ता निकाला वो बंद मिला। असफल कोशिशों के लंबे दिनों के बाद एक रात को वो सो गए। नींद में उन्हें अवचेतन मन ने निर्देश दिया कि वे कुत्तों की बिगड़ी हुई पैनक्रियाटिक डक्ट से अवशेष निकाल लें। इस प्रेरणा से वे इंसुलिन की खोज कर पाए, जो आज भी असंख्य लोगों की मदद कर रही है। डॉक्टर बैटिंग काफी समय से चेतन मन से इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उनके अवचेतन ने इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि आपको भी हमेशा रातों रात जवाब मिल जाएगा। हो सकता है जवाब कुछ समय तक न मिले। हताश न हो। हर रात सोने से ठीक पहले समस्या अपने अवचेतन मन के हवाले इस तरह करते रहें जैसे आपने ये काम पहले कभी न किया हो। अगर समाधान मिलने में ज्यादा देर लगे तो संभव है आप ये सोच रहे हो कि अवचेतन मन को सौंपा गया सवाल इतना बड़ा है कि उसे सुलझाने में लंबा समय लग जाएगा। ये हैरानी की बात नहीं है। आमतौर पर हम सभी को विश्वास होता है कि हमारी समस्याएं मुश्किल हैं। अगर वे मुश्किल नहीं होती तो वे समस्याएं नहीं होती। जो भी हो, यह धारणा गलत है। आपका अवचेतन मन समय और स्थान के बंधन से परे है। ये यकीन करते हुए सोने जाएं कि आपको जवाब अभी मिल गया है। ये घोषणा न करें कि जवाब का भविष्य में इंतजार करना पड़ेगा। परिणाम में आस्था रखें। इस पुस्तक को पढ़ते समय अभी विश्वास करो कि आपकी समस्या का एक जवाब है, एक आदर्श समाधान है। डॉक्टर लॉथर वैन ब्लैंकश्मिट प्रतिभाशाली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्हें एक सोवियत कंसंट्रेशन कैंप में कैद कर दिया गया। वे अपने बचाव और अंततः आजादी की ओर भाग निकलने का श्रेय अपने अवचेतन मन की शक्तियों को देते हैं। मैं रूस में एक कोयला खदान में युद्धबंदी था और मैंने जेल के अहाते में अपने चारों तरफ लोगों को मरते देखा। क्रूर पहरेदार, दंभी ऑफिसर और चालाक कम्युनिस्ट अफसर हम पर नजर रखते थे। थोड़े से मेडिकल चेकअप के बाद हर कैदी के कोयले का कोटा तय कर दिया जाता था। मेरा कोटा 300 पाउंड प्रतिदिन था। अगर कोई कैदी अपना कोटा पूरा नहीं करता था तो उसे मिलने वाले थोड़े से राशन में भी कटौती कर दी जाती थी और कुछ ही समय में वो कब्र में पहुंच जाता था। मैं वहां से भागने पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मैं जानता था कि मेरा अवचेतन मन किसी न किसी तरह कोई रास्ता खोज लेगा। जर्मनी में मेरा घर बर्बाद हो गया था। मेरा परिवार मिट गया था। मेरे सभी मित्र और पूर्व सहयोगी या तो युद्ध में मारे जा चुके थे या फिर कंसंट्रेशन कैंपों में कैद थे। मैंने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं लॉस एंजलिस पहुंचना चाहता हूं और आपको रास्ता खोजना है। मैंने लॉस एंजलिस की तस्वीरें देखी थी और मुझे कुछ सड़कें और इमारतें बहुत अच्छी तरह याद थीं। मैं उन्हें बार बार याद करने लगा। हर दिन, हर रात मैं कल्पना करता था कि मैं विल्शायर रोड पर एक अमेरिकी लड़की के साथ टहल रहा हूं जिससे मैं युद्ध से पहले बर्लिन में मिला था। अब वो मेरी पत्नी है। मेरी कल्पना में हम स्टोर्स में गए, बसों में यात्रा की और रेस्टोरेंट्स में भोजन किया। हर रात मैं खास तौर पर स्वयं को अपनी काल्पनिक अमेरिकी कार में लॉस एंजलिस की सड़कों पर इधर से उधर जाते देखता था। मैंने ये सब बहुत स्पष्ट और वास्तविक बना लिया। मेरे मस्तिष्क में ये तस्वीरें उतनी ही वास्तविक या स्वाभाविक थीं जितना कि कंसंट्रेशन कैंप के बाहर लगा पेड़। हर सुबह प्रमुख पहरेदार लाइन में खड़े कैदियों को गिनता था। वो कहता था 1, 2, 3 आदि। एक दिन जब 17 नंबर पुकारा गया, जो मेरा क्रम था, तो मैं अलग खड़ा हो गया।
इस बीच पहरेदार को किसी ने एक आध मिनट के लिए बुलवा लिया और वापस लौटने पर उसने गलती से अगले आदमी को 17 नंबर के रूप में गिन लिया। जब शाम को कैदी लौटे तो उनकी संख्या पूरी निकली। किसी को पता नहीं चला कि मैं नहीं लौटा हूं और मैं जानता था कि यह पता चलने में उन्हें काफी समय लगेगा। मैं बिना किसी को पता चले कैंप से बाहर निकल गया और 24 घंटों तक पैदल चलता रहा। अगले दिन मैंने एक वीरान कस्बे में आराम किया। मैं मछली पकड़कर और कुछ जंगली पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाकर जिंदा रहा। मैंने पोलैंड जाने वाली कोयले की ट्रेनें देखी और रात को उनमें यात्रा की जब तक कि मैं पोलैंड नहीं पहुंच गया। दोस्तों की मदद से मैंने लूसन स्विट्जरलैंड का रुख किया। एक शाम पैलेस होटल लूसन में मैंने एक अमेरिकी व्यक्ति और उसकी पत्नी से बात की। उस आदमी ने मुझसे पूछा कि क्या मैं सांता मोनिका कैलिफोर्निया में उसके घर अतिथि बनना पसंद करूंगा। मैंने स्वीकार कर लिया। लॉस एंजलिस पहुंचने पर मैंने पाया कि उनका शॉफर मुझे विल्शायर रोड तथा अन्य सड़कों पर ले जा रहा था, जिनकी स्पष्ट कल्पना मैंने रूसी कोयला खदान में महीनों तक की थी। मैंने उन इमारतों को पहचान लिया जिन्हें मैंने अपने मन में इतनी बार देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं पहले भी लॉस एंजलिस आ चुका हूं। मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया था। मैं कभी भी अवचेतन मन के चमत्कारों पर हैरान होना बंद नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास ऐसे तरीके होते हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते। आपके अवचेतन मन में मानव जाति के इतिहास में हुई हर चीज की स्मृति होती है। प्राचीन खंडहरों और पूर्व संस्कृतियों के लोगों द्वारा छोड़ी गई असंख्य वस्तुओं का अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता अपने काम में काल्पनिक अनुभूति का बेहतरीन प्रयोग कर सकते हैं। उनका अवचेतन मन प्राचीन दृश्यों के पुनर्निर्माण में उनकी सहायता कर सकता है। मृत अतीत दोबारा सजीव बन सकता है। वैज्ञानिक इन प्राचीन इमारतों के टुकड़ों को देखता है और पूर्व सभ्यताओं के बर्तनों, मूर्तियों, औजारों तथा घरेलू सामानों का अध्ययन करता है। अपने शाश्वत मस्तिष्क के डेटा बैंक द्वारा वैज्ञानिक ये जानने में सक्षम होते हैं कि ये वस्तुएं कब, कैसे और क्यों बनाई गईं। वैज्ञानिक की पैनी एकाग्रता और अनुशासित कल्पना अवचेतन मन की निहित शक्तियों को जगा देती है। ये उस प्राचीन स्तंभों पर छतों की कल्पना करने में समर्थ बनाती है और इमारतों को बगीचों, तालाबों तथा फव्वारों की कल्पना करने में भी सक्षम बनाती है। कंकाल पर आंखें, नसें और मांसपेशियों का लबादा डाल दिया जाता है और वे एक बार फिर बोल व चल सकते हैं। मृत अतीत जीवन वर्तमान बन जाता है और हम पाते हैं कि मस्तिष्क में समय या स्थान की कोई दूरी नहीं होती है। अनुशासित, नियंत्रित और निर्देशित कल्पना से आप हर युग के सबसे महान वैज्ञानिकों और प्रेरित चिंतकों के साथी बन सकते हैं। भाग 26। जब आपको कोई मुश्किल निर्णय लेना होता है, जब आप अपनी समस्या का समाधान न देख पा रहे हो, तो तत्काल इसके बारे में सृजनात्मक सोचने लगें। अगर भयभीत और चिंतित रहेंगे तो आप सचमुच सोच नहीं पाएंगे। सच्चाई भयमुक्त होती है। यहां एक आसान तकनीक दी जा रही है जिसके द्वारा आप किसी भी विषय पर मार्गदर्शन पा सकते हैं। मस्तिष्क को शांत कर लें और शरीर को स्थिर कर लें। शरीर को आराम से रहने को कहें। उसे आपका आदेश मानना ही पड़ेगा। उसकी कोई इच्छा, पहल या आत्मचेतना नहीं होती है। आपका शरीर सिर्फ एक भावनात्मक डिस्क है जो आपके विश्वासों और तस्वीरों का रिकॉर्ड रखता है। अपने ध्यान को गतिशील कर लें। अपने विचार समस्या के समाधान पर केंद्रित कर लें। इसे अपने चेतन मन से सुलझाने की कोशिश करें। सोचें कि आप आदर्श समाधान पर किस तरह खुशी अभिव्यक्त करेंगे। अगर आपको आदर्श जवाब इसी समय मिल जाए तो कल्पना करें कि आपको कैसा लगेगा। अपने मस्तिष्क को प्रसन्नता और संतुष्टि की इस मनस्थिति से शिथिल तरीके से खेलने दें, फिर सो जाएं। जागने पर अगर आपको जवाब नहीं मिले तो किसी दूसरे काम में जुट जाएं। संभव है किसी दूसरे काम में व्यस्त रहने पर जवाब अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। अवचेतन मन से मार्गदर्शन पाने का आसान तरीका ही सबसे अच्छा है। इसका एक उदाहरण देखें। एक बार मेरी एक कीमती अंगूठी खो गई जो पारिवारिक निशानी थी। मैंने हर जगह उसकी तलाश की लेकिन वो कहीं नहीं मिली। मैं उस नुकसान से चिंतित और दुखी था। उस रात मैंने अपने अवचेतन मन से उसी तरह बात की जिस तरह मैं किसी और से बात करता हूँ। सोने से पहले मैंने उसे कहा, आप सब कुछ जानते हो। आप जानते हो कि वो अंगूठी कहाँ है और आप मुझे बताओगे कि वो कहाँ है। सुबह मैं अचानक इन शब्दों की गूंज के साथ जागा, रॉबर्ट से पूछो। ये मुझे बहुत अजीब लगा। मैं जिस रॉबर्ट को जानता था वो तो मेरे पड़ोसी का 9 साल का बेटा था। उसे मेरी अंगूठी के बारे में क्या और क्यों पता होगा। बहरहाल मैंने अपने अवचेतन मन की आंतरिक आवाज का पालन किया। मैंने रॉबर्ट को उसके आंगन में देखा और मैंने उसे अंगूठी के बारे में बताया। मैंने पूछा, आपने ऐसी अंगूठी देखी तो नहीं है? उसने जवाब दिया, हाँ देखी है। दरअसल वो मुझे कल खेते समय झाड़ियों में मिली थी। मुझे नहीं पता था कि वो किसकी है, इसीलिए मैं उसे ले आया।
मैं उसके बारे में साइन बोर्ड पर लिखकर लगाना चाहता था लेकिन भूल गया। अवचेतन मन आपको हमेशा जवाब दे देगा, शर्त यह है कि आप उस पर भरोसा करें। ह्यूगो आर नामक युवक ने लॉस एंजलिस में मेरे भाषण सुने। उसने मुझे अवचेतन मन की शक्ति के बारे में अपना अनुभव बताया। उसके पिता का अचानक देहांत हो गया था और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी। बहरहाल उसकी बहन ने उसे बताया कि उनके पिता ने एक बार अपनी वसीयत बनाने का जिक्र किया था और उसे बताया था कि उन्होंने सब में न्यायपूर्ण बंटवारा किया था। ह्यूगो को एहसास था कि अगर उसके पिता की वसीयत नहीं मिली तो जायदाद शासन के नियमों के आधार पर बटेगी, जो शायद उसके पिता की इच्छाओं के अनुरूप नहीं होगी। इसके अलावा कानूनी फीस में ज्यादातर जायदाद चली जाएगी। उसने और उसकी बहन ने हर जगह तलाश की लेकिन उन्हें वसीयत कहीं नहीं मिली। हताश होकर वे सोचने लगे कि वसीयत है भी या नहीं। तभी ह्यूगो को अवचेतन मन के प्रयोग के बारे में सीखी बातें याद आईं। सोने से पहले उसने अपने अवचेतन मन से कहा, मैं अब इस आग्रह को अपने अवचेतन मन के हवाले करता हूं। मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे पिता की वसीयत कहां है और ये मुझे वो जगह बता रहा है। फिर उसने अपने आग्रह को सारांश में कहा, जवाब दो। उसने इसे बार बार लोरी की तरह दोहराया। वो जवाब दो शब्दों के साथ सोने गया। अगली सुबह जब वो जागा तो उसके मन में प्रबल इच्छा जागी कि वो डाउनटाउन लॉस एंजलिस के एक बैंक में जाए। इससे वो हैरान हो गया, क्या उसके पिता ने कभी इस बैंक का जिक्र किया था? क्या उसने अपने पिता की डाक में इस बैंक का पत्र देखा था? वो नहीं जानता था लेकिन वो इतना जरूर जानता था कि उसे अवचेतन द्वारा दिए गए संकेत की जांच करनी थी। वो सुबह बैंक गया। अंततः एक बैंक अफसर ने इस बात की पुष्टि की कि बैंक में उसके स्वर्गीय पिता के नाम पर एक लॉकर था। जब उस लॉकर को खोला गया तो उसके अंदर वसीयत मिली। जब आप सोने जाते हैं तो आपका विचार आपके भीतर की निहित शक्तियों को जगा देता है। मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि क्या आपको अपना मकान बेच देना चाहिए, कोई शेयर खरीद लेना चाहिए, किसी पार्टनरशिप को तोड़ देना चाहिए, न्यूयॉर्क जाकर बसना चाहिए या फिर लॉस एंजलिस में ही रहना चाहिए। वर्तमान अनुबंध को खत्म कर देना चाहिए या नया अनुबंध कर लेना चाहिए। ऐसी उलझन हो तो ये करें, शांति से अपनी कुर्सी या अपने ऑफिस की डेस्क पर बैठ जाएं। याद रखें कि ये क्रिया और प्रतिक्रिया का शाश्वत नियम है। क्रिया आपका विचार है, इस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करेगा। अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, ये इसकी प्रकृति है। ये जवाब देता है, पुरस्कार देता है, लौटाता है। ये अनुरूपता के नियम का पालन करता है। ये विचार के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आप सही कर्म पर मनन करते हैं तो आपको अपने भीतर ऐसी प्रतिक्रिया महसूस होगी जो आपके अवचेतन मन का मार्गदर्शन या जवाब होगी। मार्गदर्शन चाहते समय आप शांति से सिर्फ सही कर्म के बारे में सोचें। इसका अर्थ है कि आप अपने अवचेतन मन में रहने वाली असीमित बुद्धिमत्ता का उस बिंदु तक प्रयोग कर रहे हैं जहां यह आपका प्रयोग शुरू कर दे। उसके बाद आपके कार्य की दिशा आपके कल्पनावादी ज्ञान द्वारा निर्देशित व नियंत्रित होती है, जो सब कुछ जानता है और सर्वशक्तिमान है। आपका निर्णय सही होगा, सही काम ही होगा, क्योंकि सही काम करने के लिए आप पर अवचेतन का दबाव है। मैं दबाव शब्द का प्रयोग करता हूं क्योंकि दबाव ही अवचेतन मन का नियम है। मार्गदर्शन का सही कर्म का रहस्य मानसिक रूप से अपने को सही जवाब के प्रति निष्ठावान बनाना है, जब तक कि आपको अपने भीतर इसकी प्रतिक्रिया न मिल जाए। प्रतिक्रिया एक भावना है, एक आंतरिक एहसास है, एक सशक्त संकेत है। इसके द्वारा आप जान जाते हैं कि आपको जवाब मिल गया है। आपने इस शक्ति का उस बिंदु तक प्रयोग कर लिया है कि अब यह आपका प्रयोग करने लगी है। अपने भीतर की इस व्यक्तिनिष्ठ बुद्धिमत्ता के मार्गदर्शन में काम करते समय आप असफल नहीं हो सकते या एक भी गलत कदम नहीं उठा सकते। आप देखेंगे कि आपके सभी काम खुशी से भरे होंगे और आपको शांति मिलेगी। याद रखें, अवचेतन मन ने सभी महान वैज्ञानिकों को अद्भुत सफलता और उपलब्धियां प्रदान की हैं। किसी जटिल समस्या के समाधान की तरफ ध्यान और एकाग्रता देकर आपका अवचेतन मन सभी आवश्यक जानकारियां इकट्ठा करता है और फिर उन्हें सुलझाकर चेतन मन को सौंप देता है। अगर आप किसी समस्या के जवाब के बारे में परेशान हो रहे हैं तो इसे वस्तुनिष्ठ तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। शोध और दूसरों से जितनी जानकारी हासिल कर सकते हैं हासिल करें। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो सोने से पहले उसे अवचेतन मन के हवाले कर दें, फिर आपको हमेशा जवाब मिलेगा। ये कभी असफल नहीं होता। आपको हमेशा तुरंत जवाब नहीं मिलता है। अपने अवचेतन मन से तब तक आग्रह करते रहें जब तक कि सूरज ना निकल आए और छायाएं गायब ना हो जाएं। जवाब में देरी आपके कारण भी हो सकती है। अगर आप ये सोचने लगे कि इसमें बहुत समय लग जाएगा या बहुत बड़ी समस्या है, आपके अवचेतन मन के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं है। यह हर समस्या का जवाब जानता है।
यकीन माने कि जवाब आपको मिल चुका है। जवाब की खुशी उसी तरह महसूस करें जैसे आप आदर्श जवाब मिलने पर करते। आपका अवचेतन मन आपकी भावना पर प्रतिक्रिया करेगा। आस्था और लगन से देखी जाने वाली हर मानसिक तस्वीर आपके अवचेतन की चमत्कारी शक्तियों के माध्यम से साकार होगी। इस पर भरोसा करें, इसकी शक्ति पर विश्वास करें और जब आप प्रार्थना करेंगे तो चमत्कार होंगे। आपका अवचेतन मन स्मृतियों का भंडार है और आपके अवचेतन में बचपन से लेकर आज तक के सभी अनुभव दर्ज हैं। प्राचीन लिपियों, मंदिरों, अवशेषों और अन्य प्रमाणों पर मनन करने वाले वैज्ञानिक अतीत के दृश्यों को दोबारा जीवंत बनाने में समर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि उनका अवचेतन मन उनकी सहायता करता है। समाधान के अपने आग्रह को सोने से ठीक पहले अपने अवचेतन मन को सौंपे। इस पर भरोसा करेंगे तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा। ये सब कुछ जानता है और सब कुछ देखता है। इसकी शक्तियों पर शंका या सवाल न करें। आपका विचार क्रिया है जिस पर आपका अवचेतन मन प्रतिक्रिया करता है। अगर आपके विचार समझदारी भरे हैं तो आपके काम और निर्णय भी समझदारी भरे होंगे। मार्गदर्शन हमेशा भावना, आंतरिक एहसास या सशक्त संकेत के रूप में आता है जिससे आप जान जाते हैं कि आपको मालूम हो गया है। यह स्पर्श का एक आंतरिक एहसास है। आस्था की सादगी के साथ इसका पालन करें।